हेलो बच्चों, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा लास्ट क्लास में जो चैप्टर चल रहा था, जो हमने स्टार्ट किया था जिस चैप्टर को, उसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। और इस चैप्टर में जो टॉपिक हमने अब तक डिस्कस किए हैं, वो पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैंने आपको डिटेल में समझाया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम किन्हें कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनको कहा जाता है जिनको मीज़र करने के लिए, जिनको कैलकुलेट करने के लिए, जिनको जानने के लिए हमें किसी भी केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट मीन्स नो रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल चेंज। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको कैलकुलेट करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करना पड़ता, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। एग्जाम्पल में हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हमने बात की थी फिजिकल स्टेट की। इसके बाद हमने बात की थी कलर की, हमने बात की ऑर्डर की, हमने बात की थी क्रिस्टल साइज की, और भी कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी जो किसके अंदर आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसी तरह हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने क्या कहा, हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, केमिकल चेंज की। यानी कि क्या होगा, किसी ना किसी बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। यानी एक केमिकल रिएक्शन की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे हमने रिएक्शन ली थी A2 + B2 और यहाँ से हमने 2AB का फॉर्मेशन किया था। तो ये जो चेंज है, ये कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज या एक केमिकल प्रॉपर्टी हम इसे कहेंगे। यहाँ पर क्या है कि A के बीच बॉन्ड है, एक B और B के बॉन्ड है, जो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और एक न्यू बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन A और B के बीच। तो ये क्या है, ये हमारा एक केमिकल चेंज है, या आप कहें कि ये एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई A की, A2 की और B2 की। ठीक है। दूसरा जो है हमारा फिजिकल चेंज या फिजिकल केमिकल चेंज, वो भी यही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यानी बॉन्ड्स में जो चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज नाम देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिए थे। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम फिजिकल चेंज कह सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम केमिकल चेंज कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स की, अगर हम बात करें, हमने एग्जाम्पल्स की बात की थी। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं फिजिकल चेंज का। फिजिकल चेंज में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चेंजेस फिजिकल चेंजेस हैं। जैसे पहला हमने एक एग्जाम्पल लिया था, कटिंग ऑफ वुड, यानी जो लकड़ी होती है उसे जब काटा जाता है, तो ये किस प्रकार का चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी टीयरिंग ऑफ पेपर, कि जब हम पेपर को छोटे छोटे पार्ट्स में टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो जो चेंज है वो भी हमारा कैसा चेंज है, एक फिजिकल चेंज होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, हैविंग फूड, खाना खाने की हम बात कर रहा हूँ। खाना खाने के प्रोसेस में क्या होता है, भोजन के बड़े बड़े ग्रास को हम तोड़ के छोटे ग्रासों में कन्वर्ट कर देते हैं और वो हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम हैविंग फूड कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज ही है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिजिकल चेंज में हैविंग फूड बोल रहा हूँ, डाइजेशन ऑफ फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। डाइजेशन ऑफ फूड जो होगा वो बेटा एक केमिकल चेंज होगा। उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल बॉन्ड्स जो हैं ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का, कार्ब्स का, एंजाइम्स का डिसोसिएशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो एक अलग टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। पर हैविंग फूड अगर आपसे पूछा जाए तो आप बात कहेंगे कि ये कैसा चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज होता है। ठीक है। अब हम आज के टॉपिक की बात करेंगे। ये हमारा प्रीवियस क्लास का मैटर था जो हमने रिवाइज किया। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, देखिए, आज हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है, मेजर टॉपिक जो है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जितने भी केमिकल चेंज हैं, क्या है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से क्या मतलब होता है, केमिकल चेंज का मतलब है केमिकल रिएक्शन।
और केमिकल रिएक्शन का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं या जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम एक लाइन में, इन अ लाइन, एक लाइन में लिखने के लिए जो सिंबलिकल मेथड यूज करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम उनके सिंबल्स की फॉर्म में इस तरह लिखें कि वो हमें बताएं कि कौन से केमिकल्स या कौन से कंपाउंड रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं और किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, या अंत में रिएक्शन के लास्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस मेथड को या इस एक लाइन में लिखने की जो ये विधि है, प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो है ये हमें किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक केमिकल इक्वेशन से इलेबरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक केमिकल इक्वेशन से पता नहीं कर सकते एक रिएक्शन के बारे में, और एक केमिकल इक्वेशन जो है उसे किस तरह से लिखा जाता है, क्या क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या मेजरमेंट्स हैं, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, तो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन है उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में एक लाइन में इस तरह लिखें जिससे हमें पता चल जाए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हैं या कौन कौन से केमिकल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और इसके एक एक स्टेप को समझेंगे कि किस तरह से हम एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। तो हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, केमिकल equation and how to write a proper and balanced chemical equation। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, तो उसमें दो चीज़ें मेन होती हैं। एक होता है हमारा रिएक्टेंट और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? दोज मॉलिक्यूल्स विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेप। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जो किसी केमिकल रिएक्शन में सबसे शुरू में भाग लेते हैं, जो डाले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज द फाइनल कंपाउंड लेफ्ट आफ्टर द केमिकल चेंज और वी कैन से केमिकल रिएक्शन। की रिएक्शन के लास्ट में जो वेसल है हमारा, जो बीकर है जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, कौन सा कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, उसे नाम दिया जाता है प्रोडक्ट। तो जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें दो चीज़ें मेन हैं, पहला है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। इन दोनों के बीच में हम एक सिंगल हेडेड एरो लगाते हैं। ये जो सिंगल हेडेड एरो है, ये एरो का जो हेड है ये हमेशा प्रोडक्ट की ओर होता है और इसकी जो टेल है ये हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ओर होती है। ये एरो जो है ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने को इस सिंगल हेडेड एरो के थ्रू दिखाया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप
सबसे पहला स्टेप क्या है, दो चीजें होती हैं रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, पहला रिएक्टेंट है, दूसरा है प्रोडक्ट। इन दोनों में रिएक्टेंट को LHS में लिखते हैं, प्रोडक्ट को हम RHS यानी राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। दोनों के बीच में हम एक सिंगल हेडेड एरो लगाते हैं, जो है ये एरो है ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हम उन केमिकल मॉलिक्यूल्स को या केमिकल्स को कहते हैं जो रिएक्शन के इनिशियल में वेरी फर्स्ट पॉइंट पे हम काम में लेते हैं। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन के लास्ट में हमें बनते हैं या देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो हेडेड एरो है उसका क्या काम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की कि केमिकल इक्वेशन लिखने का नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिए सेकंड स्टेप है हमारा राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए एक लॉ होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी प्रोसेस में जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहने वाला है यानी संरक्षित रहने वाला है, यानी कि मास चेंज नहीं हो सकता। मास जितना हम किसी रिएक्शन के स्टार्टिंग में जिन मॉलिक्यूल्स का लेंगे उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में देखने को मिलना चाहिए। तभी हम क्या कहेंगे कि जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है वो कैसी है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इक्वेशन कैसी हो, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो। वापस सुनिए क्या कहा मैंने, लॉ होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यूनिवर्सल लॉ है। ये कहता है कि किसी भी प्रोसेस में जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी शुरुआत में जितना मास हम काम में लेंगे हमें लास्ट में उतना ही मास देखने को मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे तो इस तरह लिखी जाएगी कि वो बैलेंस्ड हो। बैलेंस से मतलब क्या है कि वो मास कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करे, यानी दोनों ही ओर जो मास है वो हमेशा इक्वल रहना चाहिए। अब किस तरह एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है या एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन किस तरह की होती है उसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पे C2H6 प्लस O2 और यहां से मैंने प्रोडक्ट बनाया CO2 प्लस H2। C2H6 जो है H6 इसको एथेन कहते हैं, या आप सिंपली क्या कह सकते हैं, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बर्निंग। और हमेशा प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और H2 CO2 गैस की फॉर्म में है यहाँ, CO2 जिसे हम क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि सर यहाँ पर अभी तक जितना हमने समझा उसके हिसाब से C2H6 और O2 जो है ये तो हो गए रिएक्टेंट, और CO2 और H2 जो है ये हो गए प्रोडक्ट। लेकिन क्या सेकंड स्टेप जो हमने अभी अभी पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तो क्या ये रिएक्शन एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? तो आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, लेकिन अगर हम यहाँ प्रोडक्ट में चेक करें तो कार्बन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल या 6 एटम हैं हाइड्रोजन के। यहाँ हम बात करें तो हाइड्रोजन के 2 ही एटम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इनका मास कहाँ गया, ये कहाँ गए? तो इस तरह हम देखेंगे कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वहाँ पर मास जो है वो इक्वल नहीं है। अब मास इक्वल नहीं है तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, दिस इज द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हमें ये सीखना है कि इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, क्योंकि हमें कैसी इक्वेशन लिखनी है जो कैसी हो, बैलेंस एंड प्रॉपर केमिकल इक्वेशन हो। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए क्या है, हम एक मेथड काम में लेते हैं जिसे कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है
और इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से किस तरह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए, अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड को समझेंगे, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। हिट एंड ट्रायल मेथड। केमिकल इक्वेशन लिखी थी C2H6 प्लस O2, यहां से हमने बनाया था CO2 प्लस H2। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, या इस हिट एंड ट्रायल मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, इन दोनों को छोड़कर जो हमारे पास क्या है, एटम या मॉलिक्यूल है, जो भी एलिमेंट है, उसे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देंगे और हमारे पास क्या है, यहाँ पर बचा कार्बन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन में कार्बन को बैलेंस करेंगे। किस तरह से, देखिए, हम देखेंगे रिएक्टेंट में कितने कार्बन के एटम हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, और यहाँ अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कार्बन का केवल एक ही एटम हमें देखने को मिल रहा है। CO2 में एक ही कार्बन है, H2 में कार्बन है ही नहीं। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे किसको, कार्बन को। तो हम क्या लिखेंगे, C2H6 प्लस O2, CO2 प्लस H2, और यहाँ लगा देंगे 2 लगाने से क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन के 2 एटम हो गए और यहाँ भी हो गए कार्बन के एटम 2। तो हमने बैलेंस कर लिया है कार्बन को। अब हमारे पास बचता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम इन्हें एक एक कर बैलेंस करेंगे। तो अब हम बैलेंस करेंगे किसको, अब हम बैलेंस करेंगे स्टेप 2 में हाइड्रोजन एटम को। किसको, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 6, और यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, C2H6 प्लस O2, यहाँ 2CO2 प्लस H2। अब 6 है, किस तरह से बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ पे है, हम इसके आगे 3 लगा देंगे। तो 3 × 2 = 6। तो 6 हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन के एटम हो गए, प्रोडक्ट में भी और रिएक्टेंट में भी। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ऑक्सीजन। तो स्टेप 3 जो होगा हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड का, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि रिएक्शन जो है हमारी, उसमें रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन एटम हैं और प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं। देखिए, यहाँ ऑक्सीजन एटम है 2, लेकिन अगर यहाँ हम बात करें तो 2 × 2 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ हो गए, और 3। तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम निकलकर कितने आ रहे हैं, 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है, और हमारे पास यहाँ है 2, यानी 5 जो है हमारे पास और ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए। किस तरह से बैलेंस करेंगे, देखिए, C2H6 प्लस O2, 2CO2 प्लस 3H2। हमारे पास O2 है, हमें चाहिए कितने, 7। तो हम क्या करेंगे, इसे 7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 7 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो 7 यहाँ एंड 4 + 3, 7 यहाँ। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, C2H6 प्लस 7/2 O2, 2CO2 प्लस 3H2। और ये जो केमिकल इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई है, देखिए, इसमें कार्बन एटम 2 हैं, यहाँ 2, हाइड्रोजन 6 है, 3 × 2 6 हो गए, ऑक्सीजन 7 है, तो 4 + 3, ऑक्सीजन कितने हो गए, 7। तो ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन निकल कर आई बच्चों, ये कैसी है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और जब हम चले थे शुरुआत में तो हमारे पास कैसी थी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, देखिए, 3 स्टेप की हमने बात की, अब हम 4th स्टेप की बात करेंगे। जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, स्टेप नंबर 4,
केमिकल इक्वेशन जो है या केमिकल रिएक्शन जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन से, इस केमिकल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखिए जो भी हमारे टेम्परेचर की कंडीशंस हैं, क्या हैं, टेम्परेचर कंडीशंस, या हम कहें दूसरी जो कंडीशन हमें देखने को मिलेगी वो क्या है, प्रेशर कंडीशंस, या एक और चीज़ होती है जिसे हम नाम देते हैं कैटलिस्ट। ये हम इस चैप्टर में बाद में समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। अगर ये तीनों हमारे पास प्रेजेंट हैं, हमें पता है कि क्या टेम्परेचर कंडीशंस रही हैं किसी रिएक्शन को कंप्लीट कराते समय, क्या प्रेशर कंडीशन रही है रिएक्शन को कंप्लीट कराते समय, या अगर कोई कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है तो वह कौन सा है उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, तो जब उस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखी जाएगी तो इन तीनों ही चीज़ों को, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ A2 + B2, यहाँ से बना दिया 2AB, तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन्हें डिनोट करते हैं, इन्हें शो किया जाता है एक केमिकल इक्वेशन में एरो के ऊपर लिख के। तो डेल्टा T से मैं टेम्परेचर को डिनोट कर रहा हूं, मान के चलिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने ये रिएक्शन कंप्लीट कराई है, तो मैं इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर प्रेशर की बात करूं, मान के चलिए 147 बार प्रेशर मैंने काम में लिया है, बार प्रेशर की एक यूनिट होती है, तो मैं इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, 147 बार। और मान के चलिए कोई भी XYZ कैटलिस्ट मैंने काम में लिया है तो वो भी मैं एरो के ऊपर लिख दूंगा। इस तरह से टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशन और कैटलिस्ट जो है उसकी प्रेजेंस को हम एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये क्या क्या एक कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट थी। अब आगे चलते हैं, देखिए ये हमारा स्टेप 4 है। अब हम बात करेंगे स्टेप 5 की, कि स्टेप 5 क्या है। 5th स्टेप की जब हम बात करते हैं, 5th स्टेप क्या है बच्चों, हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट को अगर हम डिनोट करना चाहें, बताना चाहें, तो हम केमिकल इक्वेशन में उस फिजिकल स्टेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए फिजिकल स्टेट जो है बेटा वो मेनली 3 होती हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। लेकिन एक और स्टेट हम यहाँ पर देखते हैं, एक और फेज सी मिल जाती है जिसे हम कहते हैं एक्वस। आपको चिंता नहीं करनी है एक्वस क्या होता है। जब भी हम किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो फेज तैयार होती है उसे कहा जाता है एक्वस। जैसे मैं इसको समझाता हूं, अब आप सोचेंगे सर अगर ये एक्वस है तो लिक्विड क्या होता है। देखो बच्चों, मान के चलो मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मैंने शुगर ली, चीनी ली, मैंने क्या किया, चीनी को हीट करने के लिए रख दिया। मैंने उसमें पानी ऐड नहीं किया है, सिर्फ चीनी को मैंने हीट करने के लिए रख दिया है, जैसे घरों में मम्मी चाशनी बनाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि चीनी गर्म होने के बाद धीरे धीरे मेल्ट करना चालू करती है, और मेल्ट करने के बाद जो चाशनी बनती है उस स्टेट को तो हम कहेंगे बेटा चीनी की लिक्विड स्टेट, जहाँ पर कोई और कंपाउंड ऐड नहीं किया है, उसी ने सॉलिड से अपनी फेस चेंज की, स्टेट चेंज की, वो लिक्विड में चला गया। लेकिन अगर मैं उसी चीनी को पानी के अंदर घोल दूं, चीनी को पानी के अंदर मैंने घोल दिया, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो जो स्टेट तैयार होकर आती है उसे कहा जाता है एक्वस। समझ में आया? वापस समझिए, चीनी को हमने क्या किया, हीट किया, वो सॉलिड से लिक्विड में चली गई, चाशनी बन गई, उसको कहेंगे लिक्विड। और अगर हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया है तो जो फेज निकलेगी, जो स्टेट निकलेगी, उसको हम कहते हैं एक्वस स्टेट। ठीक है, तो आप देखिए सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल स्मॉल s काम में लेंगे, लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल स्मॉल l, गैस के लिए सिंबल स्मॉल s, और एक्वस के लिए बेटा सिंबल जो काम में लिया जाता है वो AQ सिंबल काम में लिया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन की जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। मैंने एक रिएक्शन लिखी C+O2 और यहां से मैंने बना दिया CO2। अब कार्बन जो है मान के चलिए मेरे पास सॉलिड स्टेट में है, तो इसके नीचे मैं स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, S, जो रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा कि कार्बन की स्टेट कैसी है, सॉलिड।
ऑक्सीजन जो है मान के चलिए गैसियस स्टेट में है, जो गैसियस में होती है, तो यहाँ इसके नीचे क्या लिख दूंगा, स्मॉल जी, स्मॉल ब्रैकेट में। ये रिप्रेजेंट करेगा कि O2 की फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है। और हम बात करें CO2, मान चलिए ये भी गैस है, ये गैस होती है, तो इसके नीचे भी मैं स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, जी लिख दूंगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बताएगा कि ये जो चीजें हैं हमारे पास ये कैसी हैं, ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसियस में है, ये भी गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये बात की हमने किसकी, फिजिकल स्टेट की। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखिए इस बार हम एक्वस का एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने शुगर ली C12H22O11, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, और वाटर बहुत सारा है मेरे पास, वाटर में डिसॉल्व किया तो यहाँ से क्या होगा 2C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, शुगर सॉलिड फेज में है, वाटर H2 हमने लिया है, ये क्या है, लिक्विड है। लेकिन जब मैं इसको डिसॉल्व करूंगा तो ग्लूकोज का तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये बनने वाला ग्लूकोज जो है ये किस में प्रेजेंट है, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टेट निकल के क्या आएगी, एक्वस। ठीक है, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल स्टेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज है, उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट या सेकंड लास्ट का है, तो स्टेप नंबर 6 हम बात करेंगे हीट एक्सचेंज की। तो देखो बच्चों, हीट एक्सचेंज के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है। एक होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक केमिकल। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट निकलेगी, हमें हीट देखने को मिलेगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगी, उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसे संपन्न कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए हमें हीट करना पड़ता है, यानी रिएक्टेंट के साथ हमें हीट देनी पड़ेगी। समझ में आई बात। तो मैं दोनों ही रिएक्शन का एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान के चलिए मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं X + Y, और यहां से बन रहा है Z। मान के चलिए कोई एक केमिकल रिएक्शन है, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और इस रिएक्शन के दौरान हमें जो हीट मिल रही है वो कितनी है, 244 किलो जूल पर मोल मान के चलिए। तो अब इस 244 किलो जूल पर मोल को कहाँ रिप्रेजेंट करें केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो देखिए, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो ये हीट हमें सिस्टम से मिली है, यानी ये प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकली है, तो हम इसे प्लस के साथ प्रोडक्ट में लिख देंगे। समझ में आई बात। और अगर हम बात करें रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, यहीं लिख लेता हूं मैं दूसरी रिएक्शन मैंने लिखी एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, जहां मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी मान के चलिए X + Y, और वहां पे मैंने कुछ हीट दी रिएक्टेंट में, जिससे क्या बना Z, या A + B ले लेते हैं, A + B, और यहां से फॉर्मेशन हो रहा है C का। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, मान के चलिए रिएक्शन है एंडोथर्मिक। स्वाभाविक सी बात है, मैंने कुछ ना कुछ हीट दी होगी, किसको, रिएक्टेंट को। तो मैं मान के चलता हूं मैंने 240 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हीट सप्लाई की है रिएक्टेंट में। तो अब इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो मैं चाहूं तो इसे रिएक्टेंट में प्लस लगा के लिख दूं, क्योंकि रिएक्टेंट को तो दी है, या मैं चाहूं तो इसे प्रोडक्ट में माइनस लगा के लिख दूं 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ बच्चों कि हमने जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें होने वाले एनर्जी चेंज को, हीट एक्सचेंज को, हमने वैल्यूज को नोट किया है केमिकल इक्वेशन में। किस तरह से, एक्सोथर्मिक में तो हम प्रोडक्ट में प्लस लगा के वैल्यू लिखेंगे, और एंडोथर्मिक में वैल्यू को हम प्रोडक्ट के साथ माइनस लगाकर नोट करते हैं। तो इस तरह से सारे स्टेप की हमने बात की। इसके अलावा एक लास्ट स्टेप और बच जाता है हमारे पास, जो आप समझिए, फिर हम इसे रिवाइज करेंगे। देखिए लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास,
स्टेप 7, लास्ट स्टेप की बात करेंगे। मान के चलिए मैं कोई केमिकल रिएक्शन करा रहा हूं और रिएक्शन जो है बेटा वो खुले पात्र में हो रही है। वेसल कैसा है? ओपन है, खुला हुआ है। अगर वेसल खुला हुआ है तो अगर इस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई गैस का फॉर्मेशन होगा तो गैस क्या करेगी? उस खुले हुए वेसल से बाहर चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में उस गैस को किस प्रकार से हम बताएंगे कि ये गैस सिस्टम से बाहर चली गई है, निकल गई है? तो देखिए हम क्या करते हैं, मैं एक रिएक्शन लिखता हूं C+O2, मान के चलिए खुले पात्र में कराई, प्रोडक्ट में बना CO2 और CO2 गैस है और पात्र खुला हुआ है। तो बेटा खुली हुई है तो इस सिस्टम से बाहर निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके साइड में अप हेडेड एरो है जो बना देंगे। ये एरो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि प्रोडक्ट की फॉर्म में जो गैस बन रही है वो गैस सिस्टम से बाहर चली गई, यानी खुले पात्र में रिएक्शन हमने कराई है। इसी तरह से यदि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो प्रेसिपिटेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? मान के चलिए रिएक्शन कराई हमने X + Y और यहां से बना Z, और Z जो है ये प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है। प्रेसिपिटेट हम उसको कहते हैं जो रिएक्शन में नीचे तली में बैठ जाता है पात्र के। तो इसको डिनोट करेंगे हम डाउन हेडेड एरो से। ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है या ये जो कंपाउंड है जो हमें मिला है ये एक प्रेसिपिटेट है और ये पात्र की तली में, बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं। पहली है रिवर्सिबल और दूसरी है नॉन रिवर्सिबल। तो किस प्रकार से हम रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से नॉन रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, यानी हमेशा रिएक्टेंट से केवल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ऐसे केस में हम सिंगल हेडेड एरो काम में लेंगे। हेड जो है इस एरो का वो प्रोडक्ट की और टेल जो है वो रिएक्टेंट की, और जो कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस को इस तरह डिनोट करेंगे इक्वेशन में। लेकिन अगर रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से डबल हेडेड एरो काम में लेंगे। ये डबल हेडेड एरो दिखाता है कि जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमने सारे स्टेप्स को स्टडी किया एक केमिकल इक्वेशन या एक बैलेंस्ड एंड प्रॉपर केमिकल इक्वेशन लिखने के। ये इक्वेशन किन किन चीज़ों को हमें बताएगी, किन किन चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करेगी, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे और इसको वापस से आपको नेक्स्ट क्लास में ही रिवाइज कराया जाएगा। यहाँ तक आप इसको पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको नोट करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वापस से, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।